तो उस आदमी की जो आंखें थी वो कठपुतली की तरह गोल गोल घूम रही थी। उसका चेहरा उस भयानक से अंधेरे में काफी भयानक सा जो हाइट थी वो 3 से 3.5 फुट थी। उसने काले रंग के राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। उसके सर पर एक काली पगड़ी थी, कंधे पर एक शॉल थी, एक हाथ में लठ और एक हाथ में बीड़ी सुलगाई। जिस रास्ते से चल रहा था वो रास्ता पूरा सुनसान था। आजू बाजू काफी झाड़ियां वगैरह थी। बस एक बात अच्छी थी, हर थोड़ी दूरी पर एक स्ट्रीट लैंप था। दोस्तों, इमेजिन करना कि आप कहीं पर घूमने जाते हो, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप पहली बार गए हो, और घूमते घूमते आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। और जब तक आप आपकी घड़ी में वक्त देखते हो तब तक रात के 2 बज चुके होते हैं। अब आपको याद आता है कि आपको वापस भी जाना है, लेकिन जब आप वापस जाने के लिए मुड़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि आप जो है वो रास्ता भटक चुके हो। आपको ये याद नहीं होता कि आप कहाँ से आए थे और आप कहाँ से आपको वापस जाना है। तो आप आजू बाजू देखते हो पर आपको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। सडनली आपको एक इंसान दिखाई देता है। आप जाकर उससे मदद मांगते हो और वो आदमी भी आपको मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, और उस इंसान के साथ आप आपके होटल के लिए निकल पड़ते हो। लेकिन आप रास्ते से जब उसके साथ चल रहे होते हो तब आपको याद आता है कि आप जिसके साथ चल रहे हो, जिसके साथ बातें कर रहे हो, वो एक्चुअल में एक इंसान ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो भी कुछ इसी तरह की है, जिसे हमारे साथ शेयर किया है योगेश ने। योगेश जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के रहने वाले हैं। योगेश ने हमें बताया कि 2019 में जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से वो कभी भी कहीं पर भी अकेले घूमने नहीं जाते, और आज भी जब वो इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं तो उनकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी सीख मिलने वाली है जिससे आप और आपके आने वाली पीढ़ी एक सबक सीख सकते हो। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले हम योगेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि इस कहानी को हम अच्छे से समझ पाए। योगेश जो कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले, जिनका पालन पोषण सारा पुणे में हुआ है, उनकी एजुकेशन भी पुणे में। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद योगेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू करते हैं, कि आज भी वहीं पर जॉब करते हैं। योगेश की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी उनको दारू, सिगरेट, गोवा इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करते। हाँ, लेकिन उनको बस एक ही चीज़ का शौक है, वो है घूमना फिरना। योगेश को बचपन से ही घूमने फिरने का काफ़ी शौक है। योगेश ने पूना और पूना के आसपास की जितनी भी जगह है वहाँ पर वो घूम के आ चुके हैं। पूना ही नहीं, योगेश आउट ऑफ स्टेट भी काफ़ी घूम के आ चुके हैं। योगेश की घर की कंडीशन है वो पहले से ही काफ़ी अच्छी है, और योगेश अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। योगेश के माँ बाप ने योगेश को काफ़ी लाड प्यार से रखा हुआ है। अब बात आती है 2019 की, जब ये सारा इंसिडेंट योगेश के साथ हुआ था, जहाँ पर दिवाली का वक्त होता है। पूरे देश में दिवाली की तैयारी जोरों शोरों से शुरू होती है। दिवाली होने की वजह से योगेश को भी अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी मिलने वाली थी। तो योगेश भी सोचते हैं क्यों ना इस छुट्टी में कहीं पर घूम के आए, और इस बारे में वो अपने घर वालों से भी बात करते हैं। लेकिन पहले तो योगेश के मम्मी पापा इस बात के लिए मना करते हैं, क्योंकि योगेश इकलौता उनका लड़का है, और दिवाली के वक्त अगर कोई भी लड़का अपने घर पे ना हो तो उस माँ बाप दिवाली क्या ही मनाएंगे। योगेश भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, और वो सोचते हैं कि 10-15 दिन की बजाय क्यों ना वो 5 दिन ही घूम के आए, और बाकी के दिन जो है वो अपने माँ बाप के साथ दिवाली मनाए। ये बात योगेश अपने माँ बाप से करते हैं। इस बार योगेश के माँ बाप भी उनकी इस बात को समझते हैं, और 5 दिन को योगेश को घूमने जाने की इजाज़त देते हैं। योगेश इस बात को अपने ऑफिस के कलीग से भी शेयर करता है, और उनसे पूछता ही कि क्या कोई योगेश के साथ इस ट्रिप पे आने के लिए इंटरेस्टेड है। बट दिवाली होने की वजह से कोई भी उनके ऑफिस के दोस्त योगेश के साथ आने के लिए रेडी नहीं होते। योगेश भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दिवाली है, उसकी वजह से उनके साथ कोई आ नहीं सकता। अब योगेश जो है वो अकेले ही जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो ये बात अपने घर वालों से शेयर नहीं करते कि वो अकेले ही इस ट्रिप पे जाने वाले हैं। अब योगेश जो ट्रिप का प्लान करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। जिस दिन से योगेश को ऑफिस के लिए छुट्टी मिलने वाली थी, उसके एक दिन पहला योगेश अपना सारा सामान वगैरह पैक करके ऑफिस चले जाएंगे, और ऑफिस से अर्ली लॉग आउट लेने के बाद वो सीधा जो है वो एयरपोर्ट चले जाएंगे। एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़ के वो जयपुर रवाना हो गए। योगेश करते भी कुछ इसी प्रकार से है। अपना सारा सामान वगैरह पैक करके वो एक दिन पहले, यानी जिस दिन योगेश को ऑफिस से छुट्टी मिलने वाली है उसके एक दिन पहले सारा सामान वगैरह पैक करके वो अपने ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद 5 बजे के आसपास
वो लॉग आउट करके एयरपोर्ट चले जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद योगेश अपनी फ़्लाइट पकड़ के सीधा जयपुर उतरते हैं। जयपुर में वो एक होटल में अपना चेक इन करते हैं, जिस होटल को योगेश ने पहले से ही बुक किया हुआ था। चेक इन करने के बाद योगेश अपना सारा सामान वगैरह होटल में रखते हैं और खाना वगैरह खाकर अपने घर पे फ़ोन करके ये बताते हैं कि वो सही सलामत जो है वो जयपुर पहुंच चुके हैं। अब योगेश अपनी घड़ी में देखते हैं तो घड़ी में अभी सिर्फ 11 साढ़े 11 ही बज चुके होते हैं। अब योगेश थोड़ा सोचते हैं कि क्यों ना मेरे पास अभी काफ़ी समय है और मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं होटल के आसपास ही टहल के आऊँ। इसलिए योगेश होटल से बाहर जाते हैं। होटल से बाहर जाने के बाद योगेश आसपास घूमने लगते हैं। उस वक्त दिवाली का माहौल था, इसलिए जैसे सारे देश में दिवाली की तैयारी चालू थी, उसी प्रकार से जयपुर में भी तैयारी शुरू की, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी रेलचेल थी। और योगेश जो है वहाँ के लोग, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली, उनकी भाषा, इससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे। इसलिए वो घूमते घूमते और थोड़ा आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद योगेश को एक बड़ा सा महल दिखता है, जो कि फ़िलहाल बंद था। लेकिन योगेश सोचते हैं सुबह में जब वो अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला वो इसी महल में आएंगे और इसी महल को देख के ही वो आगे बढ़ेंगे। योगेश उस महल को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद उनके सामने जो है वो पिंक सिटी आ जाती है। वही पिंक सिटी जिसे योगेश काफ़ी सालों से घूमने के लिए और वहाँ पर आने के लिए सोच रहे थे, वही पिंक सिटी आज योगेश के सामने थी। योगेश बिना सोचे समझे पिंक सिटी देखने के लिए उसमें चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद उसकी खूबसूरती, वहाँ के लोग, उनके वेशभूषा, ये सारा देखकर योगेश काफ़ी खुश हो जाते हैं। योगेश इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। घूमते घूमते योगेश काफ़ी अंदर चले जाते हैं। घूमते घूमते योगेश को काफ़ी वक्त हो जाता है और योगेश रियलाइज़ करता है कि उसके आसपास के लोग, आसपास की गर्दी जो थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। योगेश होटल पर वापस जाने के लिए सोचता है, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे रास्ता ही नहीं समझ में आता। योगेश को ये एहसास हो जाता है कि वो जो है वो रास्ता भटक चुका है। उसे याद ही नहीं कि वो कहाँ से आया था और उसे वापस कहाँ से जाना है। तो योगेश यहाँ वहाँ देखने लगता है तो एक हाथ गाड़ी पे उसे एक ओल्ड कपल दिखता है। योगेश उनके पास जाता है और अपने होटल के बारे में पूछता है, बट उस ओल्ड कपल को योगेश के होटल का एड्रेस नहीं पता होता है। अब योगेश यहाँ वहाँ देखने लगता है और अंदाजे से एक रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अब योगेश के आसपास जितने भी लोग थे वो सारे गायब हो चुके थे, यानी सब अपने अपने घर पर लौट चुके थे। अब योगेश जिस रास्ते से चल रहा था वो रास्ता पूरा सुनसान था। आजू बाजू काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थी। बस एक बात अच्छी थी, हर थोड़ी दूरी पर एक स्ट्रीट लैम्प था। उसके उजाले में योगेश अपना रास्ता पकड़ के चल रहा था। अब कुछ ही दूर योगेश चला होगा कि उतने में उसको स्ट्रीट लैम्प के नीचे एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी का हुलिया पहले मैं आपको बताता हूँ। उस आदमी की जो हाइट थी वो 3 से 3.5 फुट थी। उसने काले रंग के राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। उसके सर पर एक काली पगड़ी थी, कंधे पर एक शॉल थी, एक हाथ में लठ और एक हाथ में बीड़ी सुलगाई हुई थी, जिसे वो कुछ देर में धुआं निकल रहा था। अब योगेश जो है उस आदमी के पास जाता है और उसको अपने होटल का पता पूछता है, बट वो आदमी योगेश से कहता है ये होटल का पता तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप मेन हाईवे पे जाते हो तो वहाँ से आपको इस होटल का पता कोई भी बता सकता है। योगेश भी इस बात को अच्छे से समझता है और वो आदमी योगेश से कहता है कि मैं भी उसी तरफ चल रहा हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। योगेश सोचता है अकेले जाने से अच्छा क्यों ना मैं इसी के साथ चला जाता हूँ, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। अकेले जाने में वैसे भी मुझे डर लग रहा था और ये आदमी यहाँ का तो लोकल दिख रहा है तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब योगेश और वो आदमी उस रास्ते से आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। जैसे दोनों रास्ते से चल रहे होते हैं योगेश उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो जो आदमी था वो योगेश से ज्यादा बात नहीं करता था। वो योगेश के हर सवालों का बस हाँ या ना में ही जवाब देता था। योगेश को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन योगेश इन सारी बातों को इग्नोर करके उस आदमी के साथ चल देता है। अब चलते चलते दोनों कुछ देर आगे पहुंच जाते हैं। आगे पहुंचने के बाद वो 3 साढ़े 3 फुट का आदमी रुक जाता है और योगेश को एक तरफ इशारा करते हुए बताता है कि देखो उस तालाब में कितना सोना चांदी पैसे पड़े हुए, क्या तुम्हें ये सब चाहिए। उसके आवाज़ से योगेश भी उसी डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में उस आदमी ने उंगली की थी। तो योगेश उस डायरेक्शन में देखने के बाद योगेश को दिखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब में एक टोकरी है। उस टोकरी में सोना चांदी पैसे हीरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें थी और उसे देखकर 1 मिनट के लिए योगेश के दिमाग में भी लालच आ जाता है। योगेश झट से उस आदमी से कहता है हाँ ये सारा सोना चांदी पैसे मुझे चाहिए। तो वो आदमी योगेश से कहता है देखो मेरी हाइट तो काफ़ी कम है, इसके लिए इस तालाब में मैं नहीं उतर सकता। एक काम करो
तुम इस तालाब के अंदर चले जाओ और वो टोकरी लेके बाहर आओ जिसमें सारा सोना चांदी पैसे रखे हुए हैं। योगेश को उसकी ये बात सही लगती है। अब योगेश अपने पैंट को फोल्ड करके उस तालाब के अंदर जाना शुरू कर देता है। योगेश धीरे धीरे उस तालाब के अंदर उतरना स्टार्ट कर देता है और योगेश जैसे ही उस टोकरी के पास पहुंचता है, वो टोकरी अचानक से योगेश को और थोड़ा दूर दिखाई देती है। अब पानी जो है वो योगेश के कमर तक था। योगेश को लगता है कि शायद अंधेरे में मुझे टोकरी का अंदाजा नहीं आया होगा, इसलिए योगेश और थोड़ा जाता है। अब पानी योगेश के पेट तक आता है और योगेश जैसे ही उस टोकरी को पकड़ने वाला होता है, उतने में वो टोकरी योगेश को और थोड़ी आगे दिखाई देती है। अब योगेश एक सेकंड के लिए सोचता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तो टोकरी यहाँ पर थी और अचानक से कैसे आगे चली गई। लेकिन योगेश के आंखों पे जो लालच की पट्टी बंधी हुई थी, उसे योगेश कुछ सोचने समझने के हालत में ही नहीं था। अब योगेश और थोड़ा आगे जाता है, जिससे वो जो तालाब का पानी था उसके चेस्ट तक आता है और जैसे ही योगेश उस टोकरी को पकड़ने वाला होता है, उतने में वो टोकरी योगेश को फिर से आगे दिखाई देती है। अब योगेश एक मिनट के लिए पीछे मुड़ता है और उस आदमी से कहता है कि भाई ये टोकरी तो आगे ही जा रही है, मैं जितना इसके पास पहुंचता हूँ उतनी ही ये आगे दिखाई देती है। तो वो आदमी योगेश से कहता है, कुछ नहीं भाई, उसमें बहुत सारे सोना चांदी पैसे, ये हमको चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप थोड़ा आगे चले जाओ और उस टोकरी को लेकर आओ। योगेश सोचता है कि बात तो सही कह रहा है, ये सोना चांदी पैसे ये तो सारा हमें चाहिए ही चाहिए। योगेश और थोड़ा पानी के अंदर चले जाता है और अब पानी उसके गले तक आता है और जैसे ही योगेश उस टोकरी को पकड़ने वाला होता है, उतने में वो टोकरी फिर से आगे दिखाई देती है। अब योगेश एकदम से उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और मेरे साथ ये जो हो रहा है ये कुछ तो अलग हो रहा है। इसलिए योगेश क्या करता है, उस टोकरी को वहीं पर छोड़कर बाहर आने की सोचता है, क्योंकि इसके आगे वो अभी जा भी नहीं सकता। इसलिए जैसे ही योगेश पीछे मुड़ता है और उस आदमी की तरफ देखता है, तो उस आदमी की जो आंखें थी वो कठपुतली की तरह गोल गोल घूम रही थी। उसका चेहरा उस भयानक से अंधेरे में काफ़ी भयानक सा दिख रहा था, जिससे योगेश काफ़ी डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब योगेश उस इंसान का चेहरा देखकर काफ़ी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उस तालाब में झटपटाने लगता है। योगेश अपने हाथ पांव चलाकर तालाब के बाहर आने की सोचता है, पर जैसे ही वो हाथ पांव चलाता है, वो उतना ही उस तालाब में धंसता जाता है। अब योगेश समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। योगेश अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है, क्योंकि योगेश को अब पता चल चुका था कि वो इस तालाब से बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। अब योगेश का नसीब अच्छा था या उसके माँ बाप की दुआ उसके साथ थी। कुछ लोग जो है वहाँ से गुजर रहे थे, वो योगेश की आवाज़ सुनते ही योगेश की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो तालाब के पास आते हैं, उनमें से 2 लोग तालाब में उतरकर योगेश को बाहर निकालते हैं। योगेश को बाहर निकालने के बाद वो जो 4 लोग थे वो योगेश को काफ़ी चिल्लाते हैं, इतनी रात को इस तालाब में तुम क्या करने गए थे। योगेश झट से उस 3.5 फुट आदमी के पास देखकर लोगों को बताता है, ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा है उसने मुझे तालाब में उतरने के लिए कहा था और उस तालाब में एक टोकरी थी जिसमें सोना चांदी हीरे जेवरात ऐसी चीज़ें थी। तो वो सारे लोग उस 3.5 फुट आदमी के पास देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो 3.5 फुट का आदमी वहाँ पर था वो अचानक से गायब हो चुका था। इसे देखकर योगेश काफ़ी डर जाता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। तभी वो जो 4 आदमी थे वो वहाँ के लोकल आदमी थे, वो योगेश को बताते हैं कि भाई आप जिस 3.5 फुट आदमी की बात कर रहे हो वो कोई आदमी नहीं है, बल्कि वो एक छलावा है और वो यहाँ पे जो भी लोग घूमने आते हैं या फिर जो भी अनजान लोग होते हैं वो उनको इसी तरह से तालाब में डुबा के मार देता है। और आपको यहाँ पे पहले इंसान नहीं हो जो इस तालाब में डूब रहे हो, आपसे पहले भी कई लोग इस तालाब में डूब चुके हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर योगेश के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। योगेश अचानक से डर के मारे कांपने लगता है। योगेश उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, मुझे इस होटल तक आप छोड़ के आओ। वो जो लोकल लोग थे वो योगेश की हालत देखकर उनको योगेश पर काफ़ी तरस आता है। वो 4 लोग योगेश को उठाकर उसके होटल पे छोड़ के आते हैं। अब होटल पे जाने के बाद योगेश अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है और जितना भी अपना सामान लाया था वो सारा फिर से पैक कर देता है। योगेश जो है वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है और जैसे ही सुबह होता है योगेश अपना बैग उठाकर एक टैक्सी बुक करता है। टैक्सी बुक करके योगेश जो है वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। अब धीरे धीरे योगेश एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद में योगेश को वही तालाब दिखाई देता है। योगेश एकदम से उस टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए कहता है और झट से टैक्सी से उतरकर उस तालाब के पास रुकता है। योगेश उस तालाब में देखता है, तब उस तालाब में
पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जहाँ पर कुछ देर पहले योगेश डूब रहा था और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था, उस तालाब में पानी ही नहीं था। ये बात देखकर योगेश और डर जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और योगेश एक अपनी नज़र उठाकर तालाब के दूसरी तरफ देखता है। तभी योगेश को वही 3.5 फुट का आदमी नजर आता है, जो योगेश की तरफ ही देख रहा होता है। योगेश फौरन दौड़कर अपने टैक्सी में आता है और टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि यहाँ से तुरंत चलो, जल्दी चलो यहाँ से। वो टैक्सी ड्राइवर योगेश को एयरपोर्ट तक छोड़ता है। योगेश कुछ घंटों बाद फिर से पुणे आ जाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि उस दिन के बाद योगेश के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन योगेश को जिंदगी भर का एक सबक मिल चुका था। अब योगेश उसके बाद से कभी भी कहीं पर भी अकेले घूमने नहीं जाते। और जब योगेश ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की, तब योगेश की जो पूरी बॉडी थी वो डर के मारे कांप रही थी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं पर नई जगह पर जाते हो तो वहाँ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। और हाँ, हमेशा की तरह लालच एक बुरी बला है।